एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा करके पूरे खत्ते के अमन को बुरहान में डाल दिया है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सूरत हाल का जायजा लिया गया और चंद अहम फैसले अब कर लिए गए हैं। इन पर नजर डालते हैं। फैसला ये किया गया है कि भारत के साथ दो तरफा तजारत मुअत्तल कर दी जाए। भारत के साथ सफारती ताल्लुकात में भी कमी लाई जाएगी। मकबूजा कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया जाएगा। 14 अगस्त कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मनाया जाएगा। 15 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। जबकि वजीर आजम पाकिस्तान ने फौज को मुकम्मल अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। अंदरूनी जराये ये बता रहे हैं कि ये बात तय कर ली गई है कि हर हद तक जाना है। और अगर कोई ये सवाल करता है कि क्या जंग इज एन ऑप्शन, तो यकीनन हर ऑप्शन टेबल पर मौजूद है। दूसरी जानिब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दूसरे रोज भी जारी रहा, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन लेट मी वेलकम मिसाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है। कश्मीर की सूरत हाल आपको बताते चले, 2 दिन से कोई खबर आई नहीं रही वहां से। खैर की खबर तो कम ही आती है। मकबूजा कश्मीर की बात कर रही हूँ और हर तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन है, कर्फ्यू है। इतलात ये आई कि वहां पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की लोगों ने, जिसके ऊपर वो तोड़ी गई कोशिश, लोगों के ऊपर जुल्म किया गया। और जो सोशल मीडिया है, इवन इंटरनेशनल मीडिया, वो भी इस हवाले से ये बता रहा है कि मुकम्मल क्रैकडाउन किया है मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर पर। मसलन BBC न्यूज में राजा कुमार ये तहरीर कर रही हैं कि 5 अगस्त 2019 का सदारती फरमान और जम्मू कश्मीर की तंजीम नौ का मुसवदा कानून को जिस तरह से पार्लियामान पर ठूसा गया, वो जमहूरियत के बुनियादी उसूलों और हमारे दस्तूर के कई शिकों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। सो खुद भारतीयों की आवाज हम आपको बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। मिसाल मलिक साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इस वक्त सबसे ज्यादा जो डायरेक्ट असर हो रहा है वो आप ही के ऊपर हो रहा है। आपके शौहर यासीन मलिक इस वक्त भी तिहाड़ जेल में कैद हैं। कोई इत्तला आपके पास, क्या किस हालत में हैं, क्या सहूलियात उनको मैसर हैं? कोई सहूलियात नहीं है, कैद भी हैं और डेथ सेल है फ्रिया। और डेथ सेल का मतलब ही क्या होता है, स्लोली डेथ की तरफ लेके जा रहे हैं अपनी तरफ से। तो अल्लाह ने उनको भी बचा, हमेशा उनको बचाए, मगर हालात बहुत खतरनाक हैं। उनकी हालत भी, उनके कान में भी पस पड़ गई है। छोटा सा पिंजरा है 5 बाय 7 फीट का और वहाँ पे ओपन लैट्रिन है और वहीं पे सख्त जमीन पे वो लेटते हैं। और फिर उसके बाद उनके आंखों में ब्लड क्लॉट्स हो गए, उठा नहीं जा रहा, डिस्क्स उनकी खराब हो गई हैं बैक की। और दिन से रात उनको उस पिंजरे में बंद रखते हैं और सिर्फ 10 मिनट बाहर निकाला जाता है। उनसे उनकी टांगों में भी इन्फेक्शंस हो गए हैं। तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। अभी तक आप मतलब इतनी ह्यूमन ट्रीटमेंट है, इनह्यूमन उनके साथ। उनको अभी तक प्रिजन से उनको हॉस्पिटल नहीं भेजा गया, हालांकि पूरी दुनिया में कानून है, पॉलिटिकल प्रिजनर के राइट्स होते हैं और हिंदुस्तान खुद सिग्नेटरी है उन जनीवा कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। मगर कश्मीरियों के लिए तो उन्होंने सारे, जिस तरह आपने बात की है और राधा कुमार साहिबा का भी बताया है कि वहां तो सारे कानूनों को सुपरसीड करके डस्टबिन में फेंक के इन्होंने वहां एक जंगल का कानून लगाया है, जिस तरीके से बदतरीन कब्जा किया है। दुनिया की तारीख में नहीं ऐसा सुना होगा कि पूरी अनआर्म्ड नेशन के ऊपर, एक तो इनकी लाखों की आर्मी थी, ऑक्यूपेशन फोर्सेस थी, एक उनका जुल्म था कौम पे। अब जो बची कुची जो घर रह गए थे हम, जिनमें हम रह रहे थे, उन घरों में भी इनके लोग घुसकर हमारे घरों को से हमें बाहर निकाल रहे हैं। जो मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज हो चुकी हैं, हर जगह से प्रोटेस्ट हो रही हैं और डेडलीस्ट रिस्पांस आ रहा है हिंदुस्तान की तरफ से। बाकायदा शूट टू किल, मतलब कि 1-2 को शूट किया जाता है, जो भी निकल रहा है हल्की सी भी आवाज उठा रहे हैं उसको मार दिया जा रहा है। सो ये तो और यही वजह है जो बिल्कुल उन्हें ब्लैकआउट किया हर किस्म की इंफॉर्मेशन का। कोई राब्ते जहां आपसे हो रहे हैं, हमने भी जहां जैसे इतला लेने की कोशिश की, यही बताया जा रहा है कि बिल्कुल मुकम्मल क्रैकडाउन है। किसी परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं दे रहे और एज यू सेड शूट टू किल पॉलिसी है। ये कब तक चल जाएगी, ये कब तक कर सकेंगे ये? देखें, इन्होंने वहाँ की बैंक्स बंद कर दी हैं, वहाँ की मार्केट्स में खाने पीने की सप्लाईज बिल्कुल बंद कर दी हैं, पेट्रोल बंद कर दिया है, किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं कर सकते वो दुनिया से या आपस में भी मकबूजा जम्मू कश्मीर में कि एक दूसरे का हाल पूछें। जो औरतें हैं, जो बीमार हैं, जो मतलब किसी ने हॉस्पिटलाइज हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनका
क्या हाल हो रहा है, वहां आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है, डॉक्टरों को निकाल दिया है, मतलब एक हेल का भी हेल इन्होंने बना दिया है। और दे आर क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स, और ऊपर से इनके वो फाइटर जेट्स लोगों को हरास करने के लिए, टेरराइज करने के लिए वो घुमाए जा रहे हैं बार बार, और हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं, और हर जगह इनकी आर्मी है। एंड कोई मतलब कि गाड़ी भी नहीं निकाल सकता अपनी, जो बड़ी मुश्किल से एक दो जो लोग कुछ निकले हैं वहां से अपनी जान बचा के और कुछ दिल्ली पहुंचे, उनसे मेरा राब्ता हुआ है और उन्होंने चीखे मार के रोए हैं। हालांकि वो बड़े स्ट्रांग बहादुर बंदे हैं, मगर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये हमारे मतलब वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम ये विटनेस करेंगे, इस तरह का एक्सट्रीम टॉर्चर। कह रहे थे कि वहां पे जो उनको नजर भी आए, एक दो कोई इंडियन कोई चैनल है, रिपब्लिक चैनल है या पता नहीं कौन सा, उसके एक दो सहाफी वहां पे खड़े हुए हैं और हर जगह मशरूम्स की तरह आर्मी है, और वो फोन पे बता रहे हैं दिल्ली के अंदर हालात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पुरअमन है, और हर जगह नीचे सड़कों पे खून बह रहा है और इनकी ये रिपोर्टिंग चल रही है। That's terrible, आप सही कह रही हैं। और खुद अब तो वो लोग भी जो भारत की सपोर्ट करते रहे, कुछ कश्मीरी, वो भी कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं हम सबको, क्या गलत करते रहे। यासीन मलिक साहब से आखिरी दफा आपकी बात कब हुई थी? मेरी आखिरी बात हुई थी, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, 10th वेडिंग एनिवर्सरी पे इसी साल फरवरी के अंदर। एंड उस दिन उनको रात को छापा पड़ा, उनको आर्मी आगे लेने के लिए, और उन्होंने फिर मुझे बात की व्हाट्सएप कॉल के ऊपर, लास्ट कॉल। वो मैं बहुत दफ़ा देखती रहती हूँ कि कब वो कॉल करेंगे हमें। और मेरी बेटी से भी बात की, हमारी बेटी से, तो रजिया ने कहा पापा वेयर आर यू, एंड यू नो, तो उन्होंने कहा बेटा मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। तो देन शी आस्क्ड अगेन एंड देन ही रिपीटेड द सेम। तो वो मुझे बहुत हॉन्ट करता है जो उन्होंने कहा। ऑब्वियसली आपके शौहर को टारगेट इसलिए किया गया कि वो सच ना बोल सके, सच बोलने वाली हर जुबान को वो पकड़ रहे हैं, बंद कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, इस कदर फोर्स इस्तेमाल कर रहा है भारत, ये कामयाब हो जाएगा? देखिए वो हमारी कौम को भी ना लीडरलेस करना चाह रहे हैं असल में। एक तो वैसे भी अवाम को खत्म करना चाह रहे हैं, हमारी जमीन पे इन्होंने कब्जा अपने इंडियंस का करवाना है और प्लंडर करना है कि मुफ्त का माल है, आओ। इनकी औरतों को भी रेप हमारी किया जा रहा है इस वक्त सड़कों पे, ओपन नहीं। जो हालात हैं, जो मुझे रिपोर्ट्स मिल रही हैं, खून ही खून है हर जगह। तो ये तो इतना इबरत का मुकाम है व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, मतलब कि इतने घटिया सोच, इतने पागलपन, इतनी नफरत, इतनी लैंड ग्रैबिंग की लस्ट है इनको। तो ये तो पूरे दे आर हेडिंग टुवर्ड्स अ फुल फ्लेज वॉर, और ये कोई अब थ्रेट नहीं रहेगी, ये रियलिटी है। और जितना जल्द हो सकता है पाकिस्तान को वॉर फुटिंग पे इसको इंटरनेशनलाइज करना है। द इफेक्ट्स ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर, जहाँ हिंदुस्तान, क्योंकि देखिए इन्होंने सब फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, डायलॉग, इन्होंने शिमला को तोड़ दिया, इन्होंने लाहौर एग्रीमेंट अगर कहें, यूएन करारदादें, हर चीज को खत्म कर दिया इन्होंने। ये एलओसी को मान ही नहीं रहे हैं, उसको कह रहे हैं वो भी हमारा अपना है। तो ये जब इस हद तक चले जाएं तो डेफिनेटली इससे बड़ा तो इस वक्त ये न्यूक्लियर टिकिंग टाइम बॉम्ब पे हम सब बैठे हुए हैं। तो ये इसके ऊपर हमें दुनिया को इस वक्त इमरजेंसी तौर पे इसके ऊपर कैंपेन करनी है। मिशा मलिक साहब, पाकिस्तान के रिस्पांस को आप कैसे देख रही हैं? जॉइंट सेशन में आज रेजोल्यूशन भी पास हो गई यूनानिमसली, क्या समझती हैं आप पाकिस्तान का रिस्पांस? पाकिस्तानी कौम ने हमेशा साथ दिया है कश्मीरियों का, और क्यों ना दें, कश्मीरियों ने भी अपना खून दिया है, तो यहाँ पाकिस्तान में पानी आता है, और हमारी रिश्तेदारियां हैं पाकिस्तान से, उनको इतना प्यार है, और पाकिस्तानियों ने भी बहुत साथ दिया है। मगर बहुत सी जो मतलब अभी भी जो आई हैं कि डिप्लोमेटिक टाइज उनके साथ कम कर दिए, इनको बंद करना चाहिए। इनको जो इन्होंने ट्रेड टाइज किए हैं खत्म, इनको परमानेंटली खत्म करें। जब तक कि ये जो आर्टिकल 370 का किया और कश्मीर का जो मसला है हल नहीं होता, तब तक ये यहाँ का सॉल्ट लेके इसको अपने नामों से बेचते हैं पूरी दुनिया में। ये अब लाशों का कारोबार कर रहा है हिंदुस्तान कब से, और अब तो इंतहा हो गई है। तो इस एयर स्पेस भी बंद की जाए हिंदुस्तान की जो खोली गई है, और यहाँ पे 60 डेज की स्टेट इमरजेंसी हो पाकिस्तान के अंदर डिक्लेयर की जाए, बिकॉज इंडिया जो वॉर कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर, और ये क्या इसके इफेक्ट्स हैं, और इसके साथ साथ ये सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाया जाए अंडर आर्टिकल जो 35 है ऑफ द यूएन चार्टर, के कोई भी मुल्क मेंबर स्टेट ये इशू लेके जा सकती है जो पूरी दुनिया का जो अमन और स्टेबिलिटी है उसके लिए डेंजरस हो। तो इससे ज्यादा आई थिंक दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो इससे ज्यादा डेडलीस्ट हो।
जो प्राइम मिनिस्टर ने का सवाल पूछा शहबाज शरीफ साहब से ऑपोजिशन से कि मैं क्या करूं, हमला कर दूं, यू थिंक कि वॉर शुड बी एन ऑप्शन, क्योंकि जो हालात आप बता रही हैं उसमें इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता? यू कांट चूज, जब एक वॉर शुरू हो जाती है यू कांट चूज, यू हैव टू फाइट बैक। हम भी यही कर रहे हैं, हमारे ऊपर पहले भी थी जंग, मुसल्लत की थी, इनका कब्जा था, अब तो इनकी पूरी लाखों की तादाद में, इनकी करोड़ों में आबादी ने आके हमारे घरों से हमें निकालना है, हमें मार देना है, गुंडागर्दी का राज होना है, इन्होंने बुचरिंग करनी है। वहां इनकी क्या क्या इनकी वीडियोस आ रही है कि कश्मीरी औरतों से हिंदुओं की शादियां करानी है, क्या क्या इन्होंने करना है, मारना है, पीटना है, रेप तो अभी भी एज अ वेपन ऑफ वॉर, पैलेट्स यूज किए जा रहे हैं, फॉस्फोरस। तो दिस इज रियली द हाइट ऑफ gross human rights violation, and war is not an option. War मतलब कि for India they are heading towards a war, they have broken all international norms, वो किसी की मानते ही नहीं है। तो पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी डिप्लोमेसी हो वो यही होनी चाहिए कि जंग को रोका जाए और कश्मीरी कौम जिस वक्त हॉस्टेज है उनको इनकी हॉस्टेज से निकाला जाए, और इस कब्जे माफिया जो इनकी डीमिलिटराइजेशन है इसकी वही सबसे पहली सोल्यूशन है। उसके लिए दुनिया को बताया जाए द साइड इफेक्ट्स कि पूरी दुनिया इसके लिए, इससे कश्मीरी नहीं मरेंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी अगर न्यूक्लियर वॉर हुई। ओजोन लेयर फट जाएगी, ऑलरेडी इतनी डैमेज है ओजोन लेयर, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिन हो जाएगा, सारे क्रॉप्स दुनिया के तबाह खत्म हो जाएंगे विद इन अ वीक और सो, यहाँ पे न्यूक्लियर आइसेज हो जाएगी। ये मैं कोई सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दे रही, ये पागल या एक वैशी या एक दरिंदा या खूनी इंसान जब किसी हेड ऑफ द स्टेट बन जाए, उसको कोई परवाह ही ना हो, खून का कारोबार चल रहा हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इंडिया, और ये कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट ऑलरेडी। मिशा मलिक साहिबा, अल्लाह आपको मजीद हौसला दे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपके शौहर को अपने ज़ुबान में रखे, थैंक यू। कश्मीरियों के ऊपर रहम हो, उनके साथ पाकिस्तानियों के। यू आर अ वेरी ब्रेव लेडी एंड वी होप कि आपकी ब्रेवरी इसी तरीके से अल्लाह ताला कायम रखे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो आई विल कम टू यू अली साहब, ये तो जो बता रही है मिशाल साहिबा, में अंदाजा भी है क्या आज जॉइंट रेजोल्यूशन पास हो गई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। खान साहब की जो कल तकरीर थी, अगर आपने सुनी हो, उसको शायद मीडिया सही तरह पिक नहीं कर सका, पर इंटरनेशनल मीडिया ने तो बहुत अच्छा पिक किया उसको। देखिए, जो आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी फाउंडिंग जो है वो आरएसएस है, आरएसएस के अगर हिस्ट्री देखें तो 1925 में ये बनती है। और बेस क्या है इसकी? बनते तो ये वॉलंटियर पैरामिलिट्री फोर्स की तरह बनते हैं, बट इसके 3 दफा ये इंडिया में बैन हो चुकी है। इसकी आइडियोलॉजी रेसिस्ट है, हिंदुत्वा जिसको कहते हैं आप, वो उनकी आइडियोलॉजी है। एथनिक क्लिंजिंग की तरफ ये जाना चाहते हैं। ये जो 600 साल मुसलमानों ने इनके ऊपर हुकूमत की है, उनको ज़ौ भी नहीं हो रही, और ये चाह रहे हैं उसका बदला लेना, उससे रिवेंज लेना। ये तो हम सबको पता है, बट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही उनको वेलकम कर रहे थे जब वो देखिए आपके पास पता है वो गुजरात करके आए हुए हैं। बात की, और मिशेल ने क्या बात की? मिशेल ने यही बात की, बड़ी सेंसिबल बात की मिशेल ने। और जिस मुश्किल हालात में वो है, उस मुश्किल हालात में भी उन्होंने क्या बात की कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। हम कर क्या सकते हैं? हम तो अमन की बात कर सकते हैं, पीस की बात। हम तो सब वो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा हिट हैं इस टेररिज्म से, सबसे ज्यादा हमारा जो बॉर्डर्स हैं अनसेफ है इस चीज की वजह से, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस चीज की वजह से रुकी हुई है। तो हम तो चाहते हैं, तो पूरे 1 साल में खान साहब ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी दी है, इट्स ऑल अबाउट पीस। हम कर क्या सकते हैं? देखिए, कल शहबाज शरीफ साहब से भी खान साहब ने पूछा कि आप हमें बताएं कि हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? जो ऑप्शंस आप बता रहे हैं वो हम पहले की कर चुके हैं। देखिए, 2 दफा सलामती काउंसिल का इजलास हो चुका है। आज जो यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई है कि यूनिलैटरल ट्रेड जो हमारा एग्रीमेंट्स थे वो हम खत्म करने जा रहे हैं, या रिव्यू कर रहे हैं, ट्रेड खत्म करने जा रहे हैं, और जो यूनिलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उसको हम रिव्यू के अंदर लेके जा रहे हैं। उसके बाद आप डाउनग्रेड कर रहे हैं अपने सफारती ताल्लुकात को, और जो आपने कहा इंशाल्लाह ये चीजें भी होंगी। हम और चाहते क्या? 14 अगस्त को हम यौम जगजती कश्मीर मना रहे हैं, 15 अगस्त को हम यौम स्याह मना रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब बीजिंग जा रहे हैं, उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहे हैं, खान साहब ओवरऑल दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं। देखिए, ये चीज है क्या? ये खत्म क्यों? आपके जो आइडियोलॉजी है, आपका क्या ख्याल है कि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर तक रहेगी? आपकी जो उसकी आइडियोलॉजी है वो अपनी आखिरी गेम खेल रहा है। दिस इज द लास्ट थिंग ही कैन डू, और वो जाएगा, वो आजाद कश्मीर में भी पोक करेगा। और दुनिया को हम लोग यही बता रहे हैं कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। एक जो स्टेट है वो एक पागल वैशी इंसान के हाथ में आ गई हुई है, पूरी दुनिया को इससे बचना है। वो जा रहा है, वो रेसिज्म की तरफ गया है, वो एथनिक क्लींजिंग की तरफ जा रहा है। और ये सोच इन्होंने ली कहां से? अब देखें नाजीज, अब नाजीज को पढ़ें, और जब
आप में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है अपीजमेंट, कि आपने जिस वक्त दुनिया को चाहिए था कि हिटलर को रोके, उसने उस वक्त रोका नहीं, और वो पूरी उसने फिर आगे पूरे आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ये भी हकीकत है, हमें वक्फे पे जाना पड़ा है, लेकिन बिल्कुल नाक़सी पॉलिसी की बात की। लेकिन मोदी, मैंने कई दफा ये बात बता चुकी हूँ, अगेन आई रिपीट, कि जब मैं मास्टर्स करी थी बरतानिया में, मेरे साथ एक इंडिया से आई हुई हिंदू मेरी दोस्त सविता विज, अब वो बड़ी रिनाउंड जर्नलिस्ट है भारत में, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मोदी लंदन आया है, इनको अमेरिका नहीं जाने दिया, उन्होंने कहा कि तुम एज अ मुस्लिम मेरे साथ जाओ, एहतजाज करो, ये वहशी इंसान है, अगर इसको पावर मिल गई तो सबसे ज्यादा तुम मुस्लिम्स के साथ बुरा करेगा। शी वॉज गोइंग टू प्रोटेस्ट, शी आस्क्ड मी कि तुम भी चलो मेरे साथ प्रोटेस्ट करने। सो ये बात नई नहीं है, लेकिन हम समझते थे कि शायद विद टाइम मोदी साहब को कुछ रिस्ट्रेंट आएगा, कुछ समझ आएगी। We were hoping as good neighbors, Prime Minister was hoping as good neighbor, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो फिर अब क्या करें? आज फवाद चौधरी साहब ने बड़ी जबरदस्त तकरीर किया, उन्होंने कहा कि कई दफा वॉर जो है जीतने हारने के लिए नहीं होती, ये ऑनर के लिए होती है। वॉर कोई भी नहीं चाहता, लेकिन अब सर पे आ गई है, तो फिर देन व्हाट डू वी डू? राइट आफ्टर ब्रेक मजबूरी भी आ जाती है। अगेन फॉरेन पॉलिसी को मैं कोट करूंगी। हेडलाइन इज व्हाई मोदीज कश्मीर मूव कुड स्पार्क मोर कॉन्फ्लिक्ट। ये हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है। उसमें ये बात लिखी गई है, बट व्हाई एक्ट दिस वीक? वन थ्योरी अकॉर्डिंग टू सीनियर गवर्नमेंट सोर्सेज साइटेड बाय द हिंदू suggests that New Delhi brought forward its plans after US President Donald Trump falsely claimed, अब ये लोग कह रहे हैं falsely claimed, that Modi approached him to mediate India's dispute with Pakistan over Kashmir. There are other possible factors. The decision could have been timed for India's Independence Day celebrations on August 15, or it could have been designed to distract from growing concerns about the health ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। ये फॉरेन पॉलिसी कह रहा है, मगर वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान को पुश किया जाएगा कि वो किसी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाए, और इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते कि जो मोदी ने कश्मीर में किया है उसके नतीजे में एस्केलेट होगी या स्पार्क होगी कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा। इसी तरीके से वॉशिंगटन पोस्ट, दिस इज द मोदीज गवर्नमेंट्स डार्केस्ट मोमेंट। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। बट ब्रिगेडियर हारिस, आई कम टू यू। ये जो हमने अभी तक एक्शन लिए हैं, एंड आई रियलाइज कि वी हैव टू बी कॉशियस, बट उधर कश्मीर में लोग देख रहे हैं हमारी तरफ, खून बह रहा है वहां पर, तो क्या दीज आर इनफ? फरिया, एक बात सिंपल सी है कि कश्मीर की आवाज़ इस वक्त कौन है? आई थिंक वी हैव नो डाउट दैट कश्मीरियों की आवाज़ पाकिस्तान है। जब उनका कोई बूढ़ा औरत बच्चा शहीद होता है तो वो पाकिस्तान के फ्लैग में उनको दफन करते हैं। दिस शोज देयर लव फॉर पाकिस्तान। नंबर 2, बात यह है कि इस वक्त वहाँ पर टोटल ब्लैकआउट है। व्हाट इज हैपनिंग द होल वर्ल्ड डजंट नो, नोबडी कैन गो देयर। हर घर के आगे एक दरिंदा सख्त फौजी खड़ा हुआ है जो ब्रूटैलिटीज़ में मशहूर है, और वो सिर्फ अनप्रोफेशनल अनट्रेंड फौज सिर्फ गरीब अनहत्ते औरतों बच्चों बूढ़ों को शहीद कर सकते हैं। ये वहाँ की प्लाइट है। दुनिया को कोई पता नहीं है वेयर आर द ह्यूमन राइट्स, जो आपकी इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की, क्या ये इंसानियत है जो वो कर रहे हैं? जिससे कि हमारी विशाल बात कर रही थी, आई थिंक इट वाज हार्ट ब्रेकिंग द वे शी वाज टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट हर हस्बैंड एंड व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन कश्मीर। इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त और ज़्यादा सीरियस कंसर्न शो करने की ज़रूरत है। आई थिंक टू रिड्यूस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इज़ नॉट एन आंसर। पाकिस्तान को इमीडिएटली अपना पूरा अमला बुलाना चाहिए था, और जब 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के जो होते हैं एम्बेसडर्स वापस जाते हैं और अमला वापस जाता है, दिस शोज अ वेरी सीरियस सिचुएशन, और जिसके ऊपर दुनिया भी फिर ज़्यादा उनके कान खड़े होंगे, क्योंकि अभी भी आपने डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे हुए हैं, वो कहेंगे अभी भी पाकिस्तान सोच रहा है, दे आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट। एयर स्पेस वॉलेशन हमें इमीडिएटली उनकी बंद कर देनी चाहिए थी कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए। उसके साथ ही साथ आप आज चलें, मैसेज बड़ा अच्छा हमारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का चला गया, फिर एक जॉइंट सेशन की जो रिपोर्ट थी रेजोल्यूशन वो भी निकल आया है। नाउ द इशू इज हाउ वी टेक इट टू द यूनाइटेड नेशन। वहाँ पर वेल प्रिपेयर्ड होमवर्क जो आपको पेपर लेके जाना है, जिसमें ये बताना है कि किस तरह इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के चार्टर के ऊपर डाका डाला है।
जिस तरीके से उनके स्टार्टेड धज्जियां बखेर दी हैं, हमें ये अगर मुझे अलाउ करें ब्रिगेडियर साहब, आज ज़दाई साहब ने कुछ माजी की याद भी कराई है। आई वांट टू कमेंट ऑन दैट। क्या कहा ज़दाई साहब ने? लेट्स वॉच दैट। ये पूछते हैं कि मैं क्या करूं। खुदा ना खास्ता अगर मेरे वॉच पे ये होता तो मेरी पहली फ्लाइट होती अबू धाबी, सेकंड फ्लाइट होती मेरी चाइना, और थर्ड फ्लाइट मेरी होती रशिया, और फिर वापसी में मैं ईरान में रुकता आता, इन सब के प्रेसिडेंट्स के साथ खड़ा होकर सॉलिडरिटी उनसे लेता, उनसे सपोर्ट लेता। आफ्टर ऑल 24 साल बाद मैं पहला प्रेसिडेंट था जो रशिया गया। एंड ही ऑल्सो मेंशन 1971। आपने जरूर सुनी होगी ब्रिगेडियर साहब उनकी स्पीच। देखें, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था, एक उस वक्त वो डिफिकल्ट टाइम था, और एक आज है, ये तो हमें देखें हम हमेशा से कहते हैं कश्मीर हमारी शारग है, हम इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और दिस इज़ द टाइम टू शो सॉलिडारिटी। और आज के जो 5-6 पॉइंट्स उनमें भी ये बड़ा अच्छे तरीके से 14 अगस्त की बात की गई है। इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत है। हमें साथ ही साथ अमेरिकन को कुछ बातें बहुत ज़रूरी बताने की हैं। वी हैव टू टेल देम कि वी आर बीइंग फोर्स्ड टू शिफ्ट आवर ट्रूप्स फ्रॉम वेस्टर्न बॉर्डर टू द ईस्टर्न बॉर्डर्स बिकॉज ऑफ इंडियन एस्केलेटेड जो सिचुएशन की हुई है। इससे अफगान पीस प्रोसेस को क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके साथ जो है पीसफुल विथड्रॉल ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स जो वहाँ से होनी है उसको क्या इफेक्ट होगा, जो अफगानिस्तान के तालिबान को हमने अफगान गवर्नमेंट से बिठाना है उसको कितना इफेक्ट होगा, दहशतगर्दी बढ़ जाएगी। इससे जो ट्रम्प की जो पॉलिसी है, एक स्टेटमेंट थी कि हमने इलेक्शन से पहले मैं अमेरिकन ट्रूप्स को वापस लाऊंगा, उसको कितना इफेक्ट होगा। वी हैव टू बिल्ड अ सिचुएशन। आई एम श्योर कि हमारा फॉरेन ऑफिस ये बात कर रहा होगा। राइट, सो फॉरेन ऑफिस, आज हमने देखा फॉरेन मिनिस्टर वापस भी आए, उन्होंने आज स्पीच भी की। हज पे वो गए हुए थे। हिना साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्या पाकिस्तान का रिस्पांस आपके ख्याल से वही है जो कश्मीरी इस वक्त हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए फरिया, जिस तरह मेरा और बाकी सब पाकिस्तानियों का एक ही मौक़िफ़ है कि कश्मीर जो है इज़ आवर हार्ट एंड सोल, और मैं और मेरी पार्टी और आई थिंक हर पाकिस्तानी जो इंडिया का डिसीजन है इसको स्ट्रांगली कंडेम करता है, क्योंकि ये ना ही सिर्फ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स है, उनने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट किया है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आज रेज करना चाहती हूँ कि कल जैसे जो जॉइंट सेशन हुआ उसमें 10:30 बजे का टाइम था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 4:30 बजे वहाँ क्यों पहुँचे? हम दुनिया को ये क्या मैसेज शो कर रहे हैं कि जॉइंट सेशन जब कॉल होता है तो एक इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से होता है, तो क्यों इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड था कि वो पंक्चुअलिटी भी नहीं शो कर सके, और यहाँ तक के ऑपोजिशन को एक प्रोडक्शन ऑर्डर के तौर पे चीज सबमिट करानी पड़ी असेंबली को कि ये आप प्लीज प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाएं सेशन में। या दूसरी चीज कि जब रेजोल्यूशन एक जमा हुई तो रेजोल्यूशन में 370A और 35A का मेंशन क्यों नहीं किया गया? ये क्यों ऑपोजिशन को दोबारा रिमाइंड कराया जाना पड़ा गया कल? बिकॉज, और दूसरी बात कि जब इस तरह की रेजोल्यूशन आती है और नेशनल सिक्योरिटी ऑन स्टेक होती है, तो ये तो वैसे भी ऐसी रेजोल्यूशंस जो हैं वो जॉइंटली ड्राफ्ट होनी चाहिए, वो सिर्फ गवर्नमेंट को अकेले ड्राफ्ट नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जब हम यूएस की एक विजिट को बहुत शानदार विजिट कहते हैं, इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने कहा मुझे तो लग रहा है कि मैं एक वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूं, तो मुझे इस टाइम पे ये बताएं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को उस विजिट पे नहीं पता था कि ये इंडिया इस तरह की चीजें जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर रहा है? बिकॉज किसी इंडियन जर्नलिस्ट ने कहा कि हमने तो यूएस से ये बातें फरवरी से शेयर की हुई थी, तो ये कहाँ फेलियर है, किस जगह फेलियर आया है? और अगर ये फेलियर है तो हम लोग दोबारा ये कह रही हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, प्राइम मिनिस्टर को ये पूछना चाहिए था, लेकिन जब मोदी साहब पाकिस्तान आए और
नवाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर मिले तो उस वक्त उनको नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि ये तो मोदी साहब के मंशूर में है बीजेपी की, पिछले मंशूर में भी था, अभी भी था। चेंज तो उसमें कोई बात नहीं हुई। सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दिस पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से भी आपकी यही एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो तो डायरेक्ट मोदी से मिले थे। फरिया, हमारे टाइम पे तो कश्मीर को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, हमारे टाइम पे तो ऐसी खुदा ना खास्ता सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई कि इंडिया ने 370 जो है और 335A को बाहर रिवोक किया है। तो मेरी बात सुने कि अगर इट वाज रिटन इन द मैनिफेस्टो, बीजेपी का मैनिफेस्टो तब भी यही था, उस वक्त भी यही था 2013 में, अब भी यही था इस इलेक्शन में। बिल्कुल बात कह रही है, लेकिन पर्सनल लेवल पे एक प्राइम मिनिस्टर का मिलना और एक डिप्लोमेटिक लेवल पे डिफरेंट है। एक डिप्लोमेटिक लेवल पे आपने मोदी साहब की कैंपेन से पहले कह दिया, आपने मोदी साहब की कैंपेन से पहले कहा कि मोदी इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का फैसला होएगा, तो ये तो लग रहा है कि ऐसी बातें। और फिर मेरी बात सुनिए, और दूसरी चीज ये कि मियां नवाज शरीफ साहब ने तो यूनाइटेड नेशन में जाके फ्रीडम फाइटर वाली बात को रेज किया था, और वो तब तो कभी भी किसी ने ये बात रेज नहीं की थी, वानी वाली बुरान, तो ये बात रेज की गई यूनाइटेड नेशन में। तो अभी तो मैं कह रही हूँ हमने यू थिंक कि गवर्नमेंट इसको बेहतर इसको कर सकती थी? मैं सिर्फ ये बिलीव करती हूँ कि मैं आपको दिखाना भी, मैं अभी ज़रदारी साहब की स्पीच सुन रही हूँ। एक अगर इजाजत है, मैं आप ही के पास दोबारा आ रही हूँ। एक जो आज हुआ जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान मुशाहिद साहब, वफात चौधरी, अंतर कलामी, लेट्स वॉच दैट। चीफ रकीन जी, एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूं, मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए। तुम मारेगा, आ जरा मैं बताता हूँ। प्लीज और 2 टके गए और तुम्हें तो गले से तशरीफ रखें, चाहे जी, चलो शट अप। सवाल तशरीफ रखें, मुशाहिद प्लीज तशरीफ रखें, मिनिस्टर साहब तशरीफ रखें। हिना साहिबा, ये सीरियस एटीट्यूड तो नहीं है? मैं अपनी बात पहले कंटिन्यू करूंगी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इस वक्त जिस वक्त हम उनसे IMF की हाई टाइम निगोशिएशन कर रहे हैं, तो इस टाइम पे तो ऑब्वियसली वो हमारे पे दबाव भी ज्यादा डालेंगे। तो अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल अभी जो UAE ने किया, UAE ने क्लियरली नॉट ओनली कि वो उन्होंने एक एंटी पाकिस्तान स्टांस दिया और उन्होंने आराम से कह दिया कि अगर इंडिया जो है वो चीज कर रहा है वो ठीक है। तो हमें इस टाइम पे, मैं जरदारी साहब के इंटरव्यू से और फिर मैं आपके पास बात आती हूँ कि जरदारी साहब ने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया कि इस टाइम पे हमारे मिनिस्टर्स को चाहिए था कि इमरजेंसी सिचुएशन में वो अपनी सारी एलाय कंट्रीज में जाते, वो UAE जाते, हमारे चाइना जाते, रशिया जाते, ट्रंप से बात करते। हमारी ट्रंप से फोन कॉल हुई, ट्रंप ने कहा कि मैं मीडिएट करूंगा, हमारी क्यों अभी तक ट्रंप से बात नहीं हुई? अगर हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब हज पे गए हुए थे, बिल्कुल वो उनका फर्ज है, बहुत अच्छी बात है कि वो हज पे थे, इसको पता नहीं था, लेकिन उस टाइम पे टेम्पररी शीरीन वज़ायरी साहब या कोई और आता और इसको थरो एग्रेसिव तौर पे इसको सॉल्व करना चाहिए था। हमारी 70 एम्बेसीज हैं इस्लामाबाद में, उनसे क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट आई? तो इस टाइम पे हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट अपनी ये फॉरेन पॉलिसी डिसीजन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ IMF से या एक ऐसी डिसीजन, फॉर एग्जांपल हमने 2016 में हमारी IMF प्रोग्राम खत्म हो रहा था, 2016 में हमारी बेहतर कंडीशन थी, हमारे रिजर्व्स थोड़े बेहतर थे, तो हम शायद बेहतर तौर पे उनसे निगोशिएट कर सकते थे। पर इस टाइम पे हम तो निगोशिएट भी नहीं कर सकते, बिकॉज पहले हम कहते रहे हम IMF में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, और फिर हमने अपने IMF का बंदा खुद ही अपना प्लेस कर लिया। तो मैं लास्ट एक बात कहूंगी कि इमरान खान साहब ने या ज्वाइंट सेशन में जो बात हुई कि ऑपोजिशन को और गवर्नमेंट को इकट्ठे होना चाहिए, बिल्कुल इकट्ठे होना चाहिए, लेकिन एक तरफ आप जॉइंट सेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका शहजाद इकबाल अकबर साहब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज पे कर रहे हैं, ये सूट नहीं करता। या एक तरफ आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, मुफ्ता साहब को गिरफ्तार करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी शुड बी ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस एंड प्रायोरिटी। तो प्लीज अभी भी टाइम आ गया है कि ये ऑपोजिशन को साथ लेके चले, रादर देन ये फिर वही चीजें रिपीट करें जो इन्होंने पहले की थी। ठीक है जी अली साहब, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट से हंसी की बात तो आज बिल्कुल कोई नहीं है। जिस तरह फैक्ट्स को उन्होंने, आप मुझे एक बात बताएं, अभी ये आपने यूफा कन्वेंशन पढ़ा जी, वो 2015 में आया, उसमें क्या था
कि पठानकोट के ऊपर जो हमला हुआ है उसके फॉरेंसिक तब्दील किए जाएंगे। एक बात कश्मीर पे की गई थी, वो तो एक प्रॉपर कन्वेंशन था ना, प्रॉपर प्लेटफॉर्म अवेलेबल था उनके पास। नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब की वहां मुलाकात हुई थी, कौन सी कश्मीर के ऊपर बात हुई? इंडिया के नवाज शरीफ साहब क्या वो पर्सनल गए थे तो हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिल सकते थे? क्या जंदाल पर्सनल आया था और जंदाल ने ट्वीट किया है, जो उनका फैमिली फ्रेंड है, क्या अपने फैमिली फ्रेंड को नहीं कह सकते थे ये और डिप्लोमेसी करें वहां जाके? आप मुझे बताएं, ओबामा के पास गए थे, कौन सी बात की थी उन्होंने कश्मीर की? कश्मीर तो क्या मुझे बता दें 70 साल 1988 के बाद से कौन सा दिन है जब कश्मीर के लोग आराम की नींद सोते हैं? क्या वो 5 साल जो इनकी गवर्नमेंट रही है उसमें क्या कश्मीरियों को बड़ा पुरअमन तौर पे रह रहे थे? क्या क्लस्टर बम वहां नहीं यूज हो रहे थे? लिसन वन थिंग, मैं आपकी बात में नहीं बोला, तो आप अपनी बात पे बात कीजिएगा। जी आप ठीक कह रही होंगी, आप मेरी बात जरा सुन लें। फिर आप तकरीर सुने शहबाज शरीफ साहब की, अब देखें ये क्या बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अगर पीस होता है तो मुझे बताएं पाकिस्तान को इसका ज्यादा फायदा होगा कि अमेरिका को इसको ज्यादा फायदा होगा? आपका बॉर्डर सेफ होगा कि अमेरिका का बॉर्डर सेफ होगा? और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, बात तो और लोगों ने भी कही, शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं एक तरह अब उसको यूज करें, उसको अफगानिस्तान, वो हमारे जो हम 26 साल से बात कर रहे हैं कि वो लड़ाई हल नहीं है, मुज़ाकरात हल है। अमेरिका हमारे इस चीज के ऊपर आया है और हमने तालिबान और अमेरिका को बिठाया है, और आप पूरी एक बहुत बड़ी जमात के लीडर हैं और आप उसे कह रहे हैं एज अ बाउंटी यूज किया जाए उसको, फॉर गॉड से। ये आपका, उसके बाद में बहुत सारी बातें की मोहतरमा ने, उसके बाद उन्होंने एक बात की कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स की। देखिए सारा सर, आप मुझे बताएं, अगर इनको पता हो 35A क्या है, इनको पता हो कि 370 क्या है, और इन्होंने जो शोर मचाया कि उसको रेजोल्यूशन में होना चाहिए 370 और 35A, 370 एंड 335A इज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हम उस चीज को मानते ही नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है इंडिया का, अगर आप वो देखें तो वो कहता है कि कश्मीर हमारा आप बिल्कुल आपकी राय है, बिल्कुल है, पर जिस बात पे उन्होंने बात की कि 35A और 370 नहीं आया, उसके बाद प्रोडक्शन ऑर्डर की बात करें। आप मुझे एक बात करें कि आप जाएं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम कश्मीर को साथ एक शो करें सॉलिडारिटी, हमने ये एक रेजोल्यूशन पास की है, ये टाइम है, और वहां जाके आप कह रहे हैं हमारे सुबह से आगे पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, 2 दफा सलामती काउंसिल का इजलास हम बुला चुके हैं, UN हम कह रहे हैं शिमला माहिदा की भी उन्होंने, जो एक, मैं शिमला माहिदा को बिल्कुल ठीक नहीं समझता, खैर उसकी भी उन्होंने वायलेशन की है, उसकी वायलेशन के अगेंस्ट हम यूनाइटेड नेशन जा सकते हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल जा सकते हैं, OIC को शाह साहब हज पे थे, और यहाँ तो आपको पता है पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं होता था, इनको तो 2 दिन में फॉरेन मिनिस्टर का मसला हो गया, वो एक हज करने गए थे, यहाँ तो पता है फॉरेन मिनिस्टर की 4 साल पोस्ट ही नहीं थी। तो ये तो, और फिर आप ये इकोनॉमी की बात कर रही हैं, इकोनॉमी का मेरे ख्याल मोहतरमा को पता नहीं है कि कश्मीरियों पे आ जाते हैं, आपस में ब्लेम कितना करते रहेंगे। अभी तो द फैक्ट इज कि वो अभी गवर्नमेंट में नहीं है, आप हैं, करने तो सारे काम आप लोगों ने हैं, सो उनको अपोजिशन करने दें। आप हर चीज को आप ये कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। बात क्या है, मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल करें, आपका राइट है, और आप अच्छी तजावीज दें। जरदारी साहब ने तजावीज दी कि मैं होता तो मैं चाइना जाता, बिलावल साहब ने बिल्कुल, जो बिलावल साहब ने कल जो तकरीर की थी वो चारों चीजें हम पहले कर चुके थे, उन्होंने कहा ये होना चाहिए, और हमने कहा जरूरी अच्छी एक तजावीज आ रही थी, दे तो सही ना। ओके, लेट मी, बिकॉज़ वक्त थोड़ा है, लेट मी कम टू ब्रिगेडियर साहब, ये ओवरऑल खित्ते के अमन का कितना खर्चा है? ये अगेन आई कोट वॉशिंगटन पोस्ट को, कह रहे हैं कि ये समझना मुश्किल नहीं है कि मजमूई तौर पर कश्मीर, हिंदुस्तान और जनूबी एशिया के लिए इसका क्या मतलब निकलना है। इस ऐलान से कश्मीर के तवाज़ुन पर तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते हैं। तकसीम हिंद से हिंदुस्तान की वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन तनाज़ा बना हुआ है, और ये खत्म नहीं होगा इस मामले से। सो एक तरफ बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया अली साहब ने कि अफगानिस्तान का मसला, हम भी चाहेंगे वह अमन हो, इधर से ये मसला शुरू हो जाएगा तो ये रीजन की क्या पिक्चर बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, द रीजन इज गोइंग टू बी वेरी वॉलेटाइल एंड वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। इशू ये है कि इस वक्त कश्मीर हम सबको पता है और दुनिया को पता है कि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, और जब वॉर, इवन आपकी कन्वेंशनल वॉर शुरू होती है, तो उसके बाद उसके डायनामिक जो हैं वो यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कहाँ जाके एंड होगी, किस स्टेज पर होगी, क्या पूरे रीजन की, दुनिया की तबाही होगी, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। एक तो ये बड़ी क्लियर बात है।
सेकंड, उसके बाद इंडिया ने एक हिस्टोरिक ब्लेंडर की है। ब्लेंडर ये है कि इंडिया ने आके अब डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होने वाली है। लेट मी प्रेडिक्ट माई सेल्फ, इसलिए कि अब कभी भी किसी कौम को अब जबरदस्ती सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जितनी फौज वहां पर है उससे ज्यादा मूवमेंट स्ट्रॉन्ग तरीके से उभरेगी। इट्स नॉट ओनली इंडिजिनस मूवमेंट इन कश्मीर, आपके 25 करोड़ मुसलमान हैं इंडिया के अंदर, दे हैव अ वेरी इजी एक्सेस टू कश्मीर। ये लोग वहां जाएंगे और वहां पर इंडियन अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल फौज को ब्लीड करेंगे। इसके साथ साथ जो बाकी इनके स्टेट्स हैं वहां पर भी ये हालात ऐसे हो जाएंगे। इसलिए ये बिल्कुल ये अखबार ने सही लिखा है। आई विश के वर्ल्ड अंडरस्टैंड, अमेरिकन अंडरस्टैंड, क्योंकि अमेरिकन की कहीं ना कहीं उन्होंने इन्फॉर्म जरूर किया होगा। लेकिन एक और बात है कि आई पर्सनली फील, आई ऑलवेज सपोर्ट पीटीआई, बट पाकिस्तान के हाई कमीशन को जरूर चाहिए था। ब्रिगेडियर साहब, स्टेट डिपार्टमेंट का ट्वीट आया, अगर आप देखें ठीक, क्या ट्वीट आया? ट्वीट आया कि बिल्कुल हमें कोई इंडिया ने ये काम करने से पहले, रिवोक करने से पहले इन्फॉर्म नहीं किया था। जी हिना साहिबा, रीजनल पीस के लिए कितना